करीब 70,000 से ज्यादा बच्चे, नर्सरी में दाखिले की जंग, अभिभावक हैं परेशान। आखिर जाएं तो जाए कहां? ये कहानी है उन नन्हे मुन्ने मासूमों की जो ABCD क ख ग सीखने की दहलीज पर अभी खड़े ही हुए हैं। अपने माँ बाप की उंगलियों को थामे जब ये स्कूलों की तरफ कदम बढ़ाते हैं तब इन्हें पता भी नहीं होता कि इनके माँ बाप किस मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, किस होड़ में आगे रहने की जंग में लगे हुए हैं। ये अभिभावक अपना पूरा दम लगा देते हैं अच्छे जाने माने स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला दिला देने के लिए। दिन का चैन और रातों की नींद उड़ाई जाती है एक अदद सीट के लिए। इस साल मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं आई है, मैंने बहुत इजीली अपना फॉर्म जमा कर दिए हैं। लेकिन बस ये है कि अपने अल्लाह से मेरे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरे बच्चों के नाम इन स्कूलों में आ जाने चाहिए। एडमिशन तो मतलब मुश्किल ही लग रहे हैं जिस तरह से, क्योंकि सीटें तो काफ़ी कम है और स्टूडेंट काफ़ी हैं, तो ऐसा तो लग रहा है कि भाई मुश्किल ही होगा एडमिशन। देखो आगे क्या होता है। सम इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन से भेजिए, फिर कुछ इन्फॉर्मेशन ऑफलाइन से इनको दीजिए। डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म्स वहाँ से ऑनलाइन से लेने के बाद फिर इनको सबमिट कीजिए। तो पेरेंट्स ना इसे घर में बैठ कर सकते हैं, ना यहाँ से कंप्लीट आकर के स्कूल से फॉर्म, आपको दोनों जगह दौड़ना पड़ेगा। दूसरी 25 रुपये का ड्राफ्ट है, 25 रुपया उनको देना है, ना ये कैश लेते हैं। अब इनको ड्राफ्ट में 53 रुपये का बैंक को एक्सचेंज दीजिए। बहुत हैरत नहीं होती ये जानकर भी कि लोग हफ्तों या महीनों की छुट्टियां लेकर मिशन एडमिशन में जी जान से जुट जाते हैं। आपको बताऊं मैं कि मेरे साथ जो साथी एक काम करते थे, उन्होंने करीबन 3 महीने की छुट्टी ली थी अपनी बेटी को एडमिशन दिलाने के लिए। तो उन्होंने 3 महीना विदाउट सैलरी छुट्टी लेकर वो पीछे घूमते रहे स्कूलों के, ताकि उनकी बच्ची को एक अच्छी स्कूल में एडमिशन मिले। तो आप सोचें कि क्या हमने हालत बना दी है एजुकेशन सिस्टम की दिल्ली के अंदर। दिल्ली में नर्सरी के दाखिले के लिए जब 1 जनवरी को नामांकन फॉर्मों की बिक्री शुरू हुई तो लगभग सभी नामी गिरामी स्कूलों के आगे लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। बहरहाल इस बार ऑनलाइन फॉर्म का विकल्प देकर बहुत हद तक स्थिति पर काबू करने की कोशिश की गई, जो कि एक अच्छी पहल है। नामांकन जमा करवाने की आखिरी तारीख 22 जनवरी रखी गई है। अगर हम एडमिशन की स्थिति पर पिछले कुछ सालों की तुलना करें तो कोर्ट और सरकार की दखल अंदाजी के कारण बहुत हद तक बदलाव आया है, क्योंकि कुछ वर्षों तक स्कूल स्वतंत्र थे मनमाने तरीके से एडमिशन देने के लिए। लोगों की मारामारी भी ज्यादा है, कोर्ट की इंटरवेंशन भी है और फिर सरकार का बनाया हुआ कानून भी है। इसलिए दिल्ली में जो है ये ज्यादा चलता है। और 2007 के बाद फिर जो डेवलपमेंट हुआ कि राइट टू एजुकेशन एक्ट आ गया। राइट टू एजुकेशन एक्ट ने कह दिया कि स्क्रीनिंग प्रोहिबिटेड है। स्क्रीनिंग का मतलब ये था कि किसी 2 बच्चों को किसी भी ग्राउंड पर आप जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते और सिर्फ रैंडम सिस्टम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ लॉटरी सिस्टम से आप एडमिशन करेंगे 75% को। उसका मामला भी कोर्ट में आ गया और हाई कोर्ट ने एक फैसले में ये कह दिया कि ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो 6 से कम उम्र के बच्चों पे लगता नहीं है, इसलिए नर्सरी पे नहीं अप्लाई होता। फिर अगेन मामला सरकार के पास चला गया। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक 2013 में आदेश दिया कि साहब ये जो है आप गाइडलाइंस बनाई और कहा कि 70 पॉइंट जो है डिस्टेंस के होंगे, इल्यूमिनाई के होंगे, सिबलिंग के होंगे, कुछ ट्रांसफर के होंगे। तो 100 पॉइंट का फार्मूला दिया। वो मामला भी सुप्रीम हाई कोर्ट में आ गया। 1 साल वो चला, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को इस तरीके का आदेश पास करने की कानून में पावर नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, राइट टू एजुकेशन एक्ट आ गया, मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात बताई। उसके बाद फिर मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास आया और उसको हमने लेकर कहा कि आप जो है इसमें अपनी पावर लीजिए। तो दिल्ली सरकार ने नवंबर में एक दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट में एक अमेंडमेंट मूव किया, जिसके तहत उन्होंने स्क्रीनिंग प्रोसीजर को प्रोहिबिट किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि दिल्ली सरकार को वो जो कानून था उसका असेंट लेना चाहिए था लेफ्टिनेंट गवर्नर से या सेंट्रल गवर्नमेंट से। उसके लिए कोशिश ना करके इन्होंने प्राइवेट स्कूलों को बोल दिया कि आप अपने पुराने क्राइटेरिया से जो है एडमिशन प्रोसीजर चालू कर दो। दिल्ली में अगर हम स्कूलों की स्थिति पर नजर डालें तो 2010 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 5043 से ज्यादा स्कूल हैं, जिसमें से 2400 के आसपास दिल्ली सरकार से पंजीकृत हैं, जबकि 2500 से ज्यादा सरकारी विद्यालय हैं, जिसमें 326 सर्वोदय और 1800 के आसपास दिल्ली नगर निगम के स्कूल हैं। एनडीएमसी भी 80 स्कूल का संचालन करती है।
अब सवाल ये उठता है कि आखिर जब इतने ज्यादा स्कूल्स हैं तो आखिर इतनी मारामारी क्यों है एडमिशंस को लेकर। दिल्ली में अच्छे स्कूलों में बच्चों का दाखिला किसी आपातकालीन स्थिति से कम नहीं है, क्योंकि ये किसी बड़ी प्रतियोगिता में जीतने जैसा है और साल दर साल ये स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। दिल्ली शहर की तो बात ही छोड़िए, दूसरे शहरों में भी सबसे ज्यादा आपाधापी नर्सरी स्कूल में दाखिले को लेकर ही मचती है। हर अभिभावक अपने बच्चे के भविष्य को सुनहरा बनाने की चाहत रखता है। अच्छे से अच्छे स्कूल में नामांकन कराकर वो ये सुनिश्चित कर लेना चाहता है उसके बच्चे जिंदगी की दौड़ में और नौकरी की होड़ में हमेशा आगे रहेंगे। यही है कि बच्चे का एडमिशन हो जाए स्कूल में। अभी तो हम ये चाह रहे हैं कि अच्छा स्कूल हो, कोई पढ़ाई सब जगह सेम है, बट ये जो क्राइटेरिया है ये बड़ा मुश्किल है। हर स्कूल का डिफरेंट क्राइटेरिया। अभी तो हमारे पास सारे स्कूल के फॉर्म भी नहीं है, मतलब आधे नेट पे हैं, आधे जाके लेना पड़ रहा है। और ये भी नहीं पता कि कितने 4+ ले रहे हैं, कितने 3+ ले रहे हैं। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो ये है कि हमारा बच्चा तो 4+ हो चुका है, 3+ वाले लेंगे नहीं हैं, 4+ वाले बहुत कम है स्कूल। बच्चे का इंटरव्यू जो पहले हुआ करता था वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन थी कि बच्चा कैपेबल है कि नहीं है, रादर देन पेरेंट्स की इनकम और उनका ऑक्यूपेशन पता करने से। इट्स बेटर कि आप बच्चे का एडमिशन लो। अगर बच्चा इतना कैपेबल है उस स्कूल के लिए तो दैट चाइल्ड शुड गेट द एडमिशन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पेरेंट्स के मापदंड या पैमाने क्या हैं अच्छे स्कूल के, या वो सिर्फ नाम और रिजल्ट देखकर ही सुनिश्चित करते हैं कि ये स्कूल अच्छा है या ये स्कूल बुरा। आजकल खाली कोई रिजल्ट नहीं देखता है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, प्लेग्राउंड्स हैं, सब है। दूसरा वो देखते हैं कि एकेडमिकली कितना अच्छा स्कूल है, रिजल्ट ओरिएंटेड कितना है। फिर को स्कॉलस्टिक में, स्पोर्ट्स में, उसमें और कहाँ कहाँ जाते हैं बच्चे, कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, उस चीज़ को लेकर के पेरेंट्स ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। पहले नहीं होते थे। नाउ दे आर वेरी पर्टिकुलर। वो उन स्कूलों में डालना चाहते हैं जहाँ पर ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, चाहे वो उनको दूर भी भेजना पड़ता है, उनको कोई एतराज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उन सभी में मारामारी है दाखिले के लिए। ज्यादातर स्कूल अपनी पूरी सीट्स भी नहीं भर पाते और कुछ एक तो बंद भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ सवाल गुणवत्ता का यानी विश्वसनीयता का है। इसमें कुछ एक स्कूल ही अभिभावकों की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं और इसमें एडमिशन पाने के लिए अभिभावक कितनी भी फीस देने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ चुनिंदा स्कूल की तरफ उम्मीदों से टकटकी लगाए माता पिता घंटों लाइन में खड़े रहकर एडमिशन की बाट जोहते हैं। अच्छा स्कूल मेनली हम नाम देख रहे हैं, बाकी तो कुछ पता नहीं है। और मेरा जो मानना है कि एडमिशन बच्चे को मिलना चाहिए। पढ़ने वाला बच्चा सब जगह पढ़ेगा, अगर एडमिशन ही नहीं कहीं होगा तो कैसे पढ़ेगा। एक अनुमान के मुताबिक ऐसे कुछ स्कूल्स की 22,000 से ज्यादा सीटों के लिए 70,000 से ज्यादा बच्चे एक बार नामांकन भर रहे हैं। यदि इनके माता पिता अमूमन 8 से 10 स्कूलों में भी फॉर्म भरते हैं तो सोचो कि ये कितनी बड़ी प्रतिस्पर्धा होगी एडमिशन पाने के लिए। लेकिन ऐसी स्थिति आखिरकार क्यों? सबसे पहली बात एज ए नागरिक, दिल्ली के नागरिक होते हुए ये है कि एजुकेशन में क्या इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि हर साल ये मुद्दा उठता रहता है और हम कभी भी इसको हल नहीं कर पा रहे हैं, राइट। और आई थिंक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस प्रपोजिशन। मेरा ख्याल ये है कि सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है स्कैर्सिटी है जो स्कूलों की, कि यहाँ सब लोग जहाँ चाहते हैं बड़ी बड़ी स्कूलों के अंदर जिसकी रेपूटेशन अच्छी है, और हमारे यहाँ इतनी सारी स्कूलें हैं नहीं। तो स्कूल खोलने के जो लाइसेंसेस जो चाहिए, जो प्रोसेस जो बनाया हुआ है वो भी काफ़ी दिक्कत का प्रोसेस है। दूसरा ये है कि ज़मीन के भाव काफ़ी बढ़ चुके हैं दिल्ली के अंदर। किसी को अगर स्कूल खोलना है दिल्ली के अंदर तो करीबन 10 से 15 करोड़ का वो प्रोजेक्ट हो गया है आज। कोई आदमी इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा तो वो भी उसका खर्चा निकालेगा, तो फीस भी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो दिल्ली सरकार ये भी चाहती है कि फ़ीस भी ना बढ़े, राइट। सो एडमिशन सबको मिल जाए, अच्छी स्कूलें हो, अच्छी पढ़ाई हो वहाँ पे, और फीस भी कम रहे। तो ये किस तरह से हल होने वाला है समझ में नहीं आ रहा है मुझे, राइट। सो आई थिंक सबसे बड़ा मुद्दा तो इस स्कैर्सिटी का है, और जो लाइसेंस राज हमने खड़ा किया है स्कूल एजुकेशन सेक्टर के अंदर, वो मुद्दा पहले से चलता आ रहा है। और जहाँ तक उसको हम हल नहीं करेंगे, जहाँ तक हम उसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे प्रोसेस को, जहाँ तक हम इंसेंटिव नहीं देंगे लोगों को कि स्कूल खोलने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, वहाँ तक ये मुद्दा आई थिंक
चलता ही रहेगा। स्कूलों में दाखिले के लिए पिछले कुछ सालों में स्पष्ट पैमाना नहीं रहा है। स्कूल मनमानी करते थे। एक अभिभावक औसतन 15 से 20 हजार खर्च कर दिया करता था, क्योंकि ये स्कूल मनमाने तरीके से फॉर्म की फीस और प्रोस्पेक्टस थमा दिया करते थे। मगर अब जब फॉर्म की फीस महज 25 रुपए निर्धारित कर दी गई है, सरकार के दिशा निर्देश के बाद अभिभावकों को बहुत ज्यादा राहत मिली है। हालांकि अब भी ऐसा नहीं है कि सभी स्कूल कड़ाई से इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा के इस बाजारीकरण पर कुछ हद तक रोक जरूर लगी है। इस साल एक कदम और आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूलों के मैनेजमेंट कोटा को भी खत्म कर दिया है, जिससे कि लगभग 50% अतिरिक्त सीटें और बढ़ गई हैं एडमिशन के लिए। सरकार ने मैनेजमेंट कोटे को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। इससे बहुत राहत मिलेगी अभिभावकों को। साथ ही 62 ऐसे मापदंड जो प्रासंगिक नहीं थे, जैसे शाकाहारी, शराब न पीने वाले, सरकारी अधिकारी, धूम्रपान न करने वाले जैसे बहुत से मनमाने गैर वाजिब मापदंड भी खत्म कर दिए गए हैं। अब सिर्फ EWS के लिए 25% और 75% आम बच्चों का कोटा रखा गया है और ये सभी पर लागू होगा सिवाय माइनॉरिटी स्कूल्स के। आप माँ बाप क्या करते हैं उसके बेसिस पे आप बच्चों की छटनी नहीं कर सकते। किसी ने लिखा था माँ बाप को म्यूजिक आता है तो बच्चे को नंबर दिए जाएंगे, माँ बाप को पेंटिंग आती है तो बच्चे को नंबर दिए जाएंगे। ये कोई क्राइटेरिया थोड़ी है। तो मैंने कहा इसका मतलब दूसरा करे मैनेजमेंट में दूसरा नंबर सिफारिशी लोगों का, तो ये तो फेयर नहीं है, ये तो रीजनेबल नहीं है, ये तो ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो ये तो नहीं चलेगा। और तीसरा बोला जी तीसरा फिर थोड़ा सा डोनेशन इकट्ठा करना पड़ता है स्कूल के लिए, तो वो भी मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आता है, तो दूसरी और तीसरी बात नहीं चलेगी। तो इसीलिए मैनेजमेंट कोटा खत्म किया है, कोई सिफारिशी नहीं चलेगा। इससे हमको क्या फायदा हुआ, मेरे को और मनीष को क्या फायदा हुआ? हमने तो अपने हाथ काट लिए। सरकार की इस पहल का सभी ने स्वागत भी किया है। मैनेजमेंट कोटे की वजह से भाई थोड़ा ये तो फर्क तो पड़ा ही है ना सीटों पे, क्योंकि आधी तो मैनेजमेंट कोटे के पास ही चल जाती है, तो काफी फर्क तो पड़ा ही है। मैनेजमेंट कोटे की वजह से क्या होता था कि जनरल कैटेगरी हमेशा बाहर हो जाती थी, तो फिर अब बच्चों को चांस ही नहीं मिलता था, सिबलिंग और एल्यूमिनी से सीटें भर जाती थी। तो इस बार नेचुरली जनरल कोटे के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। मैनेजमेंट कोटे का कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो तो उसमें तो अलग तरीके से एडमिशन करते हैं ये लोग, कोई फेयर तो होता नहीं है, तो उसमें सब बच्चों को चांस मिलेगा ना उस परसेंटेज में। हालांकि मैनेजमेंट कोटा खत्म किए जाने पर स्कूल हाई कोर्ट में गए हैं, जहां 21 जनवरी को सुनवाई होगी। मैनेजमेंट कोटे की सिफारिश गांगुली कमेटी ने भी की थी। फिलहाल स्कूल एसोसिएशन कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। समय समय पे जब इसकी ऑटोनॉमी को ख़त्म करने का प्रयास किया गया, कोर्ट ने वो ऑटोनॉमी बहाल भी की है। आज भी जो समस्या खड़ी हुई है, जो एलजी ने ऑटोनॉमी को ख़त्म किया था, उसके बाद जब सिंगल बेंच में हम गए थे हाई कोर्ट में, तो वहाँ ने ऑटोनॉमी को बहाल करते हुए हमें ये अधिकार दिया था। अब दोबारा से जब सरकार हाई कोर्ट में चली गई डबल बेंच में, आज भी वो मामला विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में सरकार को ये चाहिए था कि उस फैसले का इंतज़ार करते हुए और स्कूलों को उसी ऑटोनॉमी का अधिकार का इस्तेमाल करते हुए काम करने देना चाहिए था। इस फैसले से सरकार और स्कूल के बीच एक खाई उत्पन्न हो गई है और अभिभावक दुविधा में हैं कि आखिरकार इस बार एडमिशन कैसे होगा। देखिए, अभी जो दिल्ली सरकार ने जो एक ऑर्डर निकाला जिसमें 62 क्राइटेरिया को उन्होंने कहा कि अनजस्टिफाइड है, मैनेजमेंट कोटा आप कर नहीं सकते, कुछ एल्यूमिनाई सिविलिंग के ऊपर भी कोटा नहीं कर सकते, ये आदेश ठीक है, मतलब आदेश ठीक है, लेकिन इसमें कानूनी प्रॉब्लम जो है ना वो है। और कानूनी प्रॉब्लम ये है कि जब आपका अपना रेगुलेशन, कानूनी रेगुलेशन इनको मैनेजमेंट कोटा का अधिकार देता है, तो आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से कैसे मैनेजमेंट कोटा खत्म कर सकते हैं? स्कूलों की माने तो सरकार का ये फैसला कहीं ना कहीं उनकी स्वायत्तता को खत्म कर रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं उनको भविष्य में स्कूलों के संचालन में दिक्कत आ सकती है। इसलिए इनका मानना है कि सरकार को दखल अंदाजी से बचना चाहिए। मैनेजमेंट कोटा बंद कर दिया गया है और कहीं ना कहीं पॉइंट सिस्टम में भी कुछ डिस्क्रिपेंसीज मिली हैं। बात ये आती है कि जब पेरेंट्स ऑलरेडी कंफ्यूज्ड हैं, ऑलरेडी उनको जगह जगह फॉर्म लेने जाना पड़ता है, कोई श्योरिटी नहीं होती है उनको कहाँ एडमिशन मिलेगी, उस समय में इस टाइप की बात करना शायद गलत हुआ। टाइमली करते हैं। अगर किसी स्कूल ने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, जैसे 62 पॉइंट्स निकल के आए जो वैलिड नहीं थे, तो उस कंसर्न स्कूल को चेक
करके और वो पॉइंट्स हटा दिए जाते तो बेहतर होता। एक टोटलिटी में और जनरल एक स्टेटमेंट देना, उसके आधार पे सब स्कूल के एडमिशन बंद करना और दिक्कत हो गई है पेरेंट्स के लिए। और ऐसे माहौल में जहाँ पेरेंट्स को ट्रस्ट बनाने की ज़रूरत है, तो उस वक्त दिल्ली सरकार की अहम भूमिका होती है कि वो ये ट्रस्ट बना के रखें। इस तरह की बात करने से वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं और टूटता चला जा रहा है। जो खाई है स्कूल, पेरेंट्स और बच्चों और सरकार के बीच में, वो बढ़ती चली गई है। हालांकि ऐसे भी स्कूल हैं जो मैनेजमेंट कोटा खत्म किए जाने पर खुश हैं, क्योंकि उनके लिए भी सबकी सिफारिशों को पूरा करना नामुमकिन हो जाता है। मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए और स्कूल की ओपिनियन पूछी जाए तो हम तो बड़े खुश हैं। एटलीस्ट मैनेजमेंट कोटा के कारण क्या होता है, इतने ज़्यादा एप्लीकेशंस आते हैं मैनेजमेंट कोटा के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है किसको खुश करो किसको नहीं करो। बिकॉज मैनेजमेंट कोटा इज़ मेंट फॉर गिविंग इट टू पीपल हु आर हेल्पिंग यू। यू अंडरस्टैंड, चाहे वो आप बताइए कहीं से भी हो, किसी भी एरिया में जो आप लोगों को हेल्प करते हैं। दिल्ली सरकार की इस पहल का अभिभावकों ने स्वागत किया है। निसंदेह इस कदम के लिए वो अपनी पीठ थपथपा सकती है, क्योंकि दाखिले की प्रक्रिया अब पहले से ज्यादा पारदर्शी होगी। इस देश की आने वाली पीढ़ी को मजबूत करना है, शिक्षा के जरिए उनको एम्पावर करना है। ये अपने पद से अगर भटक रहे हैं और मैनेजमेंट कोटे का इस्तेमाल अगर भ्रष्टाचार के लिए किया जा रहा है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसे ख़त्म किया जाए। एक बहुत लंबे समय से ये मैनेजमेंट कोटे के नाम पर स्कैम चल रहा था, जिसको दिल्ली की सरकार ने एक बोल्ड और हिस्टोरिक स्टेप लेते हुए ख़त्म किया है। और पेरेंट्स इससे बहुत खुश हैं और बहुत सारे स्कूल भी खुश हैं जो इस प्रकार के गलत चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं थे। जिसके वेस्टेड इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं वो नेता चिल्ला रहे हैं। ऐसे बहुत सारे भाजपा और कांग्रेस के नेता हैं जिनके अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनके स्कूल चलते हैं, वो बड़े नाराज़ हैं, वो बड़े आंदोलित हैं। तो सरकार उनके गलत हितों की रक्षा करने के लिए नहीं है, वो जनता के हितों की रक्षा करने के लिए, और उस पर अग्रसर रहेगी, चाहे इसके लिए कितनी भी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़े। अगर हम इस बार की प्रक्रिया पर एक सरसरी निगाह डालें तो स्कूलों को 3 सूचियां जारी करनी होगी। माना जा रहा है कि ड्रॉ के आधार पर दाखिले होंगे। पहली सूची 15 फरवरी को, दूसरी 29 फरवरी को और तीसरी या चौथी स्कूल अपनी जरूरत के हिसाब से जारी कर सकेंगे। सभी स्कूलों को ये सूची एक साथ जारी करनी होगी। हाईकोर्ट में जो फैसला आएगा 22 जनवरी को, उसके आधार पर ही मेरिट बनाई जाएगी। जैसा कि सरकार का कहना है, इस बार पॉइंट्स का आधार दूरी, सिबलिंग, एल्यूमनाई जैसे कुछ पॉइंट्स को रखा गया है, मगर कोटा फिक्स नहीं है। यानी ये भी संभव है कि 2 भाई या 1 बहन एक स्कूल में दाखिला ना पा सके। इस फैसले से पेरेंट्स में कुछ निराशा जरूर देखने को मिली। सिबलिंग इज वेरी, आई पर्सनली फील हर्ट कि जिनका बच्चा ऑलरेडी पढ़ता है, यदि उनके दूसरे बच्चे को एडमिशन चाहिए और वो भी उनका नहीं उस स्कूल में आता, तो उनको बड़ा। और आजकल तो मदर फादर दोनों वर्क करते हैं, बोथ आर वर्किंग। ये तो है नहीं कि एक वर्क करता है, तो दोनों बच्चों को कैसे छोड़ने जाएंगे 2 डिफरेंट स्कूल्स में। वो थोड़ा ज़्यादा, बाकियों का तो चलो ठीक है, एलुमनाई है और बाकी सब हैं, लेकिन जो सिबलिंग वाला केस है, दैट यू फील बैड। जिन स्कूलों ने कोटा फिक्स किया, चाहे सिबलिंग का कोटा फिक्स किया, चाहे एलुमनाई का कोटा फिक्स किया, चाहे उसमें गर्ल चाइल्ड का कोटा फिक्स, आप कोटा नहीं फिक्स कर सकते। ये जिन स्कूलों ने गलत किया था उसको उन्होंने ठीक कर लिया है। और अशोक गांगुली कमेटी ने भी 100 पॉइंट्स देने का कहा था, ना कि कोटा फिक्स करने का। जिन स्कूलों ने कोटा फिक्स किया था उन्होंने कोटा अपनी गलती को मानते हुए सुधार दिया है। सिबलिंग्स के केस में पहले माता पिता सुनिश्चित हो जाते थे कि उनके दूसरे बेटे का दाखिला उसी स्कूल में मिल पाएगा, मगर अब ऐसा नहीं है। अब सवाल ये है कि सचमुच एडमिशन की नियमावली सरकार के तय करने से स्कूलों की स्वायत्ता पर आंच आती है, या फिर स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए इस तरह के कदमों की दरकार थी। सरकार का ये कदम स्कूल के ऑटोनॉमी पे प्रहार करता है। स्कूल, प्राइवेट अनएडेड स्कूल, उनके नेचर के हिसाब से ही उनको पूरी ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए और सरकार की इसमें दखलंदाजी किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। अगर सरकार को लगता है कि वो स्कूलों को बहुत अच्छे ढंग से चला सकते हैं और जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं वो उतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो सरकार चाहे तो सारे स्कूलों का राष्ट्रीयकरण कर सकता है इस ऐसे केस में। लेकिन स्कूलों के ऑटोनॉमी के खिलाफ, उनकी स्वायत्तता के खिलाफ सरकार द्वारा कोई भी कदम उठाया जाए वो सराहनीय नहीं होगा। दिल्ली में बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो डीडीए की जमीन पर बने हुए हैं,
जिन्होंने नाम मात्र शुल्क देकर स्कूल खड़े कर लिए। शिक्षा आज भी गैर लाभप्रद व्यवसाय की श्रेणी में आती है, लेकिन हकीकत ठीक इसके उलट है। शायद इसलिए आरटीई के जरिए 25% सीटें समाज के कमजोर तबके के लिए आरक्षित की गई, जो शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है, जिसमें बहुत हद तक गरीबों के बच्चों को बड़े स्कूलों में दाखिला दिलाने में हम कामयाब भी रहे हैं। इसमें एक बड़ा हिस्सा सरकार भी वहन करती है। मगर इन सब के बीच सवाल ये भी उठता है कि अभिभावक सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स की तरफ ही रुख क्यों करते हैं, जबकि एमसीडी या दूसरे सरकारी स्कूलों के फॉर्म भी पूरी तरह से नहीं बिकते। क्या अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजना चाहते? हाँ, मैं केवी और नवयुग में जाने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। केवी और नवयुग में मैं एकदम जाने के लिए रेडी हूँ। नवोदय, नवयुग और सेंट्रल स्कूल ने पिछले कुछ समय से अपनी पहचान अच्छी बनाई है और लोगों की पहली पसंद बनकर उभरे भी हैं, लेकिन इनकी संख्या बेहद सीमित है। ऐसे में इन स्कूल्स को बहुत ज्यादा विकल्प के तौर पर नहीं देखा जा सकता। सरकार में हम जानते हैं कि जब सरकार चाहती है तो स्कूलें अच्छी तरह चल सकती है। आपने जैसे बताया कि केंद्रीय विद्यालय जो है वो काफ़ी सरकारी अफसरों के लिए शुरू किया गया था, राइट। तो वो काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा है, राइट। नवयोग विद्यालय जो है दिल्ली के अंदर भी सहयोग विद्यालय है। तो ये जो स्पेशल स्कूलें हमने खड़ी की है, जहाँ स्पेशल अटेंशन दिया जाता है, हाँ, हमने ये भी देखा हुआ है कि केंद्रीय विद्यालय जो चलते हैं वो चलते हैं नहीं कि सरकार के डिपार्टमेंट से, वो चलते हैं केंद्रीय विद्यालय की अपनी एक समिति है, संस्था है, उसके माध्यम से वो चलते हैं। सरकार का काम तो इतना ही रहा है कि वो सादा उनको पैसा देती है, हर बच्चे के हिसाब से 25,000 30,000 जो खर्चा सरकार देती है वही सरकार का काम रहा है। बाकी जो पूरा मैनेजमेंट जो है, टीचर को हायर करना है, उसको डिसिप्लिन करना है, ट्रेनिंग देनी है, कौन सा सिलेबस होगा, कैसे पढ़ा दिया जाएगा, वो सभी कुछ वो केवी संगठन तय करता है। तो अब देखें कि सरकार ने अपने बच्चों के लिए, ऐसे तो सरकारी ऑफिस बच्चों के लिए एक अच्छी सिस्टम बना दी है कि जहाँ उनको बिल्कुल ऑटोनॉमी दी गई है, संगठन को वो बिल्कुल मैनेज करता है पूरा स्कूल का, और खाली सरकार देती है उनको पैसा। तो क्यों नहीं हम वही मॉडल जो सरकारी ऑफिसर के लिए चलता है और उनको अच्छा लग रहा है, तो वही मॉडल हम क्यों ना अपनाएं सिटीजन्स के लिए। हम अपनाएंगे तो सभी सरकारी स्कूलें केवी की तरह आगे आ जाएगी। अब सवाल ये भी उठता है कि सरकार आखिर अपने सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने के लिए क्या कदम उठा रही है, जो कि उसके अपने अधिकार क्षेत्र में है। क्योंकि अगर प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी को रोकना है तो सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार करना भी आवश्यक है। सरकार का इंटरफेरेंस किस लेवल पे है कि आप किसी भी प्रकार की आर्थिक अनियमितता नहीं करेंगे, आप किसी भी प्रकार का आर्थिक या और किसी किस्म का भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। सरकार की तो ये जिम्मेदारी बनती है ना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस भले ही दिल्ली पुलिस के पास हो, पर बाकी के भ्रष्टाचार के मामले शिक्षा विभाग चूँकि दिल्ली सरकार के अधीन है, तो ये तो उनकी जिम्मेदारी बनती है और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इससे कुछ लोगों के अगर निहित स्वार्थों को चुनौती मिलती है तो वो तो अच्छी बात है, क्योंकि सरकार मासेस के लिए पॉलिसी बनाती है, लार्ज जो बड़ी तस्वीर है उसको ध्यान में रख के पॉलिसीज़ बनाती है, इम्प्लीमेंट करती है। और दिल्ली की सरकार खासतौर से स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए तो समर्पित है। आप प्राइवेट स्कूल की आपने बात कही, लेकिन जो एमसीडी का आपके जो स्कूल है उनको लेकर के आप किस तरह के आगे कदम उठाएंगे? कि एमसीडी के स्कूलों को लेकर तो एमसीडी के लोग कदम उठाएंगे। दिल्ली सरकार के जो स्कूल हैं उसमें 1 साल जो भी बीता उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पूरा जोर दिया गया था, उसको ठीक किया जा रहा है। इस वर्षांत तक काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इसके बाद शिक्षा प्रणाली, पद्धति, पढ़ाने का तौर तरीका, पूरा प्रयास किया जाएगा कि यह सरकार सरकारी स्कूलों को इस अवस्था तक लेकर आए कि लोगों के अंदर मारामारी हो सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराने की। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो ये मानते हैं कि सरकार का प्राइवेट स्कूलों के प्रति ये रुख विशुद्ध राजनीतिक है और इसके दूरगामी परिणाम स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में बाधक का काम भी कर सकते हैं। सबसे पहला तो है कि इन कोटों की जरूरत ही क्यों पड़ी, और क्या वो कोटा हटा देने से भी बहुत सारे बच्चों को जो एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, क्या अब वो मिलने लगेगा? तो अगर आप इस सेक्टर को देखेंगे तो दिल्ली की जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ी है उस हिसाब से सरकारी स्कूलें नहीं खोल पाई हैं। उसका सल्यूशन निकालने के लिए ऐसे ढेर सारे प्राइवेट स्कूल्स आ गए, और उन प्राइवेट स्कूलों में भी जब सीट की कमी होने लगी तो वो कोटा सिस्टम बनने लगा। अगर गवर्नमेंट सीधा सीधा या तो खुद और नए स्कूल खोल लें या
अपना रेगुलेटरी बैरियर्स को थोड़ा सा स्लो डाउन करके, थोड़ा फ्लेक्सिबल बना के और ढेर सारे प्राइवेट स्कूल्स खुलने दे, तो ये सप्लाई डिमांड का जो गैप है वो ऑटोमेटिकली भर जाएगा, फिर कोटा रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देश के अन्य हिस्सों में भी स्कूल्स हैं, लेकिन एडमिशन को लेकर जितनी हाय तौबा यहाँ मचती है वो कहीं और सुनने और देखने को नहीं मिलती। गवर्नमेंट ये फील करती है कि जो पॉलिसी आप दिल्ली में बनाएंगे दूसरे भी उसको फॉलो करेंगे, सो दैट कुड बी द ओनली रीज़न। क्योंकि सेंटर है ना, वी आर एसोसिएटेड विद सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो। ज़्यादा दिल्ली में तो आपके देखिए ज़्यादातर लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी लोग अपने आप को बड़ा पावरफुल समझते हैं। सो दैट्स द रीज़न कि वो चाहते हैं हर एग्जाम्पल दिल्ली से शुरू हो और उसको लोग फॉलो करें। देश के बाकी राज्यों में एडमिशन को लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं है। अधिकांश स्कूल खुद ही बनाई गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, सिवाय आरटीई नॉर्म्स के। ऐसे में अभिभावकों के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। हालांकि अब बाकी राज्यों में भी माता पिता स्पष्ट और पारदर्शी नियमों की वकालत कर रहे हैं। यानी दिल्ली से शुरुआत होती है अच्छे कामों की या प्रयोगों की, जिसके दूरगामी परिणाम होते हैं। इसमें हम कितने सफल या असफल होते हैं ये अलग बात है। वहाँ हर साल ऐसा नहीं होता कि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर और सम कमेटी अपने रूल्स चेंज करती रहती है, राइट। यहाँ तो हर साल ऐसा होता आ रहा है। तो बाकी कोई सिटी के अंदर इस तरह से रूल चेंज नहीं होते हैं, राइट। जो भी क्राइटेरिया बनाए हुए हम शायद सही हो सही ना भी हो, लेकिन वो क्राइटेरिया से वो काम चलता रहता है वहाँ पे। और लोग समझते हैं कि अगर निजी स्कूलें हैं तो उनको भी एक अथॉरिटी बनती है कि वो किस बच्चों को अपने स्कूल में दाखिल करेंगे, राइट। यहाँ हमने हर मुद्दा एक पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है, राइट। सो एजुकेशन का मुद्दा भी एक पॉलिटिकल फुटबॉल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बीच में, एलजी के बीच में और नाउ दिल्ली सरकार के बीच में कभी कभी उसमें एमसीडी भी आ जाती है, राइट। तो अब चाहे कि 5-6 लोग अपने अपने रूल बनाना चाहते हैं, अपनी अपनी चाहते हैं कि उस तरह से वो स्कूल चलती रहे दिल्ली के अंदर। तो ये जो पॉलिटिकल फुटबॉल हो चुका है उसकी वजह से उसका कोई निकाल नहीं हो रहा है। बहरहाल सभी की निगाहें हाईकोर्ट के 22 जनवरी को आने वाले फैसले पर टिकी हुई हैं कि इस बार मेरिट किस आधार पर तय होगी। कितने नौनिहालों की चाहत पूरी होती है अच्छे स्कूल में एडमिशन लेने की। चलिए ये सब तो वक्त की गर्त में बसा हुआ है, लेकिन इतना तय है कि नर्सरी स्कूल एडमिशन से हम बच्चों को भी गला काट प्रतिस्पर्धा में डाल देते हैं और शुरुआत कर देते हैं अभिभावकों की उम्मीदों को पूरा करने की। बच्चों के मन पर इसका क्या असर पड़ता है, इस बात से सब लोग अनजान हैं। लेकिन समय रहते सरकार और स्कूल प्रशासन कोई ठोस कदम उठाते हैं तो देश के बच्चों का भविष्य जरूर संवर सकता है।